गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। नमस्कार, आप सबों का हार्दिक स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में, जहां पर आप सबों को लगातार मैं अलग अलग तरीके से किसी न किसी तरीके से हमेशा ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप अपने दिनचर्या में एक छोटा सा लर्निंग पीरियड जरूर रखिए। सीखने और सिखाने का प्रक्रिया जारी रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सीखने की प्रक्रिया जारी रहे, कुछ ना कुछ आप अर्जित करें, तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के भी शेयर करें और साथ ही साथ फाइनली इस चैनल पर सब्सक्राइब करें और हिट बटन दबाएं ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। आज का वीडियो बहुत ही अच्छा है, फंडामेंटल राइट्स के बारे में है और ऐसे फंडामेंटल राइट्स के बारे में है जो हमें मिला है, गैर नागरिकों को नहीं मिला है, और कौन कौन से ऐसे मौलिक अधिकार है जो सबको मिला है, चाहे वो देश के नागरिक हो या ना हो, केवल दुश्मनी देश को छोड़कर, जो इनविस कंट्रीज है उसको छोड़कर। तो इस वीडियो में ये सब डिस्कस होगा, देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को विदाउट समय गवाए। तो सबसे पहले कि वैसे अधिकार फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आते हैं जिनको हमें संविधान द्वारा प्रदत्त किया गया है। तो हम लोग उस पर चर्चा करेंगे, इंग्लिश में होगा, उसको हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। ओके, देखिए, फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल ओनली टू सिटीजन्स ऑफ इंडिया। हम लोग इस वीडियो का पूरा मकसद वैसे अधिकार जिसका पूरा का पूरा भार भारत के नागरिकों को भी मिला है। तो चलिए, इसके बारे में लिखा है सबसे पहले, राइट्स, देयर आर द फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल ओनली एंड ओनली टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। तो क्या आप जानते हैं इसके बारे में? फंडामेंटल राइट्स आर नेम्ड, फंडामेंटल राइट्स का नाम फंडामेंटली क्यों रखा गया? मौलिक अधिकार को मौलिक अधिकार ही क्यों कहते हैं? क्योंकि दे आर गारंटीड, क्योंकि ये हमें गारंटी दिया गया है। किसके द्वारा? प्रोटेक्ट किया गया है। किसके द्वारा? हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, भारतीय संविधान के द्वारा 12 से 35 में मूल अधिकारों का जिक्र है, जिसमें बताया गया है कि ये आपके अधिकार है जिसे राज्य छीन नहीं सकता है। These rights are fundamental for the all round development, आपका चहुमुखी विकास हो, संपूर्ण विकास हो, प्रत्येक इंडिविजुअल्स का, हर व्यक्ति का विकास हो, हर व्यक्तित्व का विकास हो, इसलिए फंडामेंटल जरूरी है। फंडामेंटल राइट्स लिमिट्स द पावर ऑफ द स्टेट, मौलिक अधिकार वास्तव में राज्य की शक्तियों पर अंकुश लगाता है, वरना राज्य तानाशाही हो सकता है, मनमानी करने लगेगा अगर संविधान में ये जिक्र ना होता तो। फंडामेंटल राइट्स अपहोल्ड द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल्स, आपका जो सम्मान है इसलिए नहीं है कि आप व्यक्ति हैं, व्यक्ति तो और जानवर में कोई फर्क नहीं होता अगर आपके फंडामेंटल राइट्स ना होते तो। जीने का अधिकार फंडामेंटल राइट्स है, सिर्फ जीने का ही अधिकार नहीं है बल्कि सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार, गरिमा पूर्वक जीने का अधिकार, बोलने का अधिकार, घूमने का अधिकार, रहने का अधिकार, टहलने का अधिकार, शादी करने का अधिकार, निष्ठा का अधिकार, अब सब कुछ बातें होगी, अभी धीरे धीरे होगी। फंडामेंटल राइट्स आर प्रोटेक्टेड द फ्रीडम्स ऑफ द पीपल अगेंस्ट द इन्वेजन ऑफ द स्टेट, राज्य आक्रमणकारी ना हो जाए, राज्य तानाशाही ना हो जाए, उनसे बचाव करने के लिए आपको ये फंडामेंटल राइट्स प्रदान किए गए हैं। तो आप शुक्र मनाइए कि आप भारत में पैदा हुए हैं, क्योंकि भारत में ही है फंडामेंटल राइट्स को पूरी तरह से संविधान के द्वारा प्रोटेक्ट किया गया है। और ये संविधान विशेषज्ञों को नमस्कार करना चाहिए कि ये संविधान विशेषज्ञों ने हमें राज्य की तानाशाही से बचाने के लिए अधिकार राज्य के खिलाफ दे दिया है कि राज्य ऐसा कर ही नहीं सकता है। राज्य पर निगेशन लगाया गया है कि राज्य ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स आर नेगेटिव होते हैं, अप्रोच में नेगेटिव होता है। राज्य को मना किया था कि आप ऐसा मत कीजिए। इन एनी 4 फंडामेंटल राइट्स आर वायलेटेड, अगर कोई भी फंडामेंटल राइट अगर वायलेटेड होता है, देखिए मौलिक अधिकार अगर आपका वायलेशन होता है, उसका उल्लंघन होता है, उसमें कमी आती है, अगर वो किसी तरह से कमजोर किया जाता है, तो आप यू कैन डायरेक्टली अप्रोच, सीधा चलिए सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट आपकी रक्षा करेगा। विभिन्न प्रकार के 5 रिट्स निकालता है आपके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, आर्टिकल 32 के तहत। दीज राइट्स लिमिट द टायरनी ऑफ द एग्जीक्यूटिव, ये जो कार्यपालिका है, जिसमें प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, ये सब जो आते हैं, सब के सब जो टायरनी ना हो जाए। टायरनी मतलब समझते हैं आप? टायरनी का मतलब होता तानाशाही, तानाशाही ना हो जाए। अब्यूज ऑफ द पावर ऑफ द लेजिस्लेचर, चाहे विधायिका अपने कानून शक्ति का प्रयोग करके आपके अधिकारों को हनन ना कर दे, कम ना कर दे, उस पर एक तरह से लगाम लगाने के लिए लाया गया है। अब हम लोग बात करेंगे जो टॉपिक का मुख्य उद्देश्य है, फंडामेंटल राइट्स, सिटीजन वर्सेस नॉन सिटीजन्स। इंडिया वाज ए सॉवरेन और सिग्नेटरी टू द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स
आपको पता होगा भारत ने यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन का जो 1993 में जो घोषणा हुई थी उसका एक सिग्नेटरीज है, हस्ताक्षर देश है, अर्थात वो मानवाधिकार के नियमों का पालन करेगा, इसके लिए वो बाध्य है। देयरफॉर द ग्रेट प्रीकॉशंस was taken so that the fundamental rights mentioned in the part 3 of the Indian Constitution, जो भारत के संविधान के भाग 3 में पूरी तरह से जो जिक्र किया गया फंडामेंटल राइट्स का, उसको कॉन्करेंट किया गया, मिलाया गया है विद द प्रोविजंस ऑफ यूएन डिक्लेरेशन, जो यूएन के डिक्लेरेशन है ह्यूमन राइट्स के संदर्भ में, मानवाधिकार के संदर्भ में यूनाइटेड नेशन का जो भी कहना है, जो कथन है, जो मतलब जो सोच है, उस सोच के पैरेलल में मौलिक अधिकार स्थापित किया गया है। उनमें कोई डिफरेंसेस नहीं क्रिएट करने की कोशिश की गई है। वाइल द मोस्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल फॉर द सिटीजन्स, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अधिकांश के अधिकांश मौलिक अधिकार सिटीजन्स को मिले हुए हैं, नागरिकों को मिले हैं, एंड फॉरनर्स अलाइक, जैसे कि आर्टिकल 21 का ए, ये सब अधिकार ऐसे हैं जो कुछ राइट्स जो है दोनों को मिले हैं। ठीक है, तो हम लोग इसका ही जिक्र करेंगे। फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल टू बोथ सिटीजन्स एंड फॉरनर एक्सेप्ट एनिमी एलियंस। फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार जो कि दोनों को अवेलेबल है, सिटीजन्स को भी और गैर नागरिकों को भी, लेकिन दुश्मन देश के लोगों को छोड़कर। तो आर्टिकल नंबर कौन कौन सा आर्टिकल याद कीजिए। आर्टिकल 14 में लिखा हुआ है इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। कानून के समान संरक्षण होगा, कानून के नजर में आप समान होंगे, समान दृष्टिकोण से होगा, और आपका कानून समान दृष्टिकोण से आपको प्रोटेक्ट भी करेगी, आपका संरक्षण भी करेगी। आर्टिकल 20 जिसमें कहा गया है कि प्रोटेक्शन इन द रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस, अगर आपने कोई अपराध किया तो अपराध के संदर्भ में जो आपको प्रोटेक्शन मिलेगा कि आपको क्या क्या सुरक्षा मिल सकता है वो आपको दिया जाएगा। आर्टिकल 21 में तो पूरा जीने का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, मतलब प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी, यू नो अबाउट दैट, कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार। आर्टिकल 21A कैपिटल ए, जिसमें राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, जो प्रारंभिक शिक्षा है उसका जो अधिकार है वो दोनों को मिला हुआ है। आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन द सर्टेन केसेस, कुछ मामलों में जिसमें आपको गिरफ्तारी और आपके जो डिटेंशन कर दिया जाता है, जिसको हम कह सकते हैं कि निरोध, उससे आपको बचने का मतलब कुछ केस में सुरक्षा प्रदान किया गया है। आर्टिकल 23 जिसमें प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर, जो बलात् श्रम है और जबरन जो आपको ह्यूमन बींग्स के द्वारा जानबूझकर मतलब उसको जबरन काम कराया जाए, बलात् श्रम, ये सब पाबंदी है। आर्टिकल 24 में बच्चों को जिनकी उम्र नाजुक है उन्हें खतरनाक फैक्ट्री में काम करने से मना किया जाता है, यानी बाल श्रम पर रोक है, और यहाँ तक कि 18 वर्ष से उम्र से कम बच्चे जो हैं उनको खतरनाक जगहों में काम नहीं कराया जा सकता है। आर्टिकल 24 तो हो ही गया। आर्टिकल 25 भी दोनों को मिला हुआ है, जिसमें फ्रीडम ऑफ कंसर्न्स एंड फ्रीडम ऑफ प्रोफेशंस, प्रैक्टिस एंड प्रोपागेशन ऑफ रिलीजन, आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, उसका बढ़ावा कर सकते हैं, उसके गीत गा सकते हैं, कोई भी धर्म अपना सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है राज्य को। आर्टिकल 26 में दिखाया गया है कि फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, आप अपने धर्मों का प्रबंधन कीजिए, मैनेजमेंट कीजिए। दूसरा है कि आर्टिकल 27 में कहा गया है कि फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस फ्रॉम प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन, किसी खास धर्म को प्रमोट करने के लिए आप पर कोई टैक्स लागू नहीं किया जा सकता है, ये भी दोनों को मिला हुआ है। आर्टिकल 28 में कहे तो फ्रीडम फ्रॉम दी अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और वर्शिप इन ए सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, किसी खास भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा फंडेड कोई भी सरकारी और जो अल्प फंडेड निजी संस्था भी है उसमें भी किसी विशेष धर्म को शिक्षित या फिर विशेष धर्म को पढ़ने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 28 में ये जो मैंने अपने आर्टिकल बताए ये सभी को मिला हुआ है। ठीक है, आर्टिकल 14 आपने देख लिया। ठीक है, उसके बाद आपने आर्टिकल देखा क्या, आर्टिकल 20-21, ठीक है, उसके बाद 23-24, उसके बाद 25 से 28। ओके, अब हम कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे पढ़ेंगे जो केवल और केवल सिटीजन्स को मिला हुआ है और किसी को नहीं दिया गया, तो बाकी जितने बचे सब वो हो जाएंगे। जिसमें आर्टिकल 15 आएगा, जिसमें कहा गया है कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, मतलब सीधा सा है कि आपको आपके धर्म, आपके जात, आपके रेस, आपके सेक्स या आपके जन्म स्थान के आधार पर आप पे किसी प्रकार का विभेद नहीं किया जाएगा। डिस्क्रिमिनेशन मतलब होता है असमान नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 में कहा गया कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, काम का अवसर मिलेगा पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के दृष्टिकोण से। जितने भी सरकारी पदों में आपको अगर नियुक्ति होती है तो उसमें किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा ऑन द बेस ऑफ अब जो मैंने ऊपर बताया, इसमें से और भी कुछ जुड़ जाते हैं दो चीज।
आर्टिकल 19 जो है ये केवल और केवल भारतीय नागरिकों को मिला है, जिसमें 6 प्रकार के मौलिक अधिकार का जिक्र किया गया है, जिसमें स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जो मैं बोलकर अभी प्रस्तुत कर रहा हूँ, वास्तव में ये भी एक आर्टिकल 19 के तहत ही मिला हुआ मुझे अधिकार है। तो क्या आप इसी तरह से कमेंट सेक्शन में जो भी कुछ लिखेंगे, क्या ये नागरिकों को है? तो केवल नागरिकों को है, भारत के नागरिकों को, और किसी को नहीं है। ठीक है। दूसरा बात है कि असेंबल पीसफुल्ली विदाउट आर्म्स, बिना हथियार लिए आप कहीं भी इकट्ठा हो सकते हैं, कहीं भी संघ बना सकते हैं, ठीक है, एसोसिएशन बना सकते हैं, यूनियन बना सकते हैं, फ्रीली कहीं भी मूव कर सकते हैं थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। भारत के जितने भी अधिकार क्षेत्र हैं, यहाँ तक कि कहीं भी सेटल हो सकते हैं, कोई भी बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है, कोई सख्त पाबंदी नहीं है। और सबके जितने भी 19 में आर्टिकल जितने बताए गए, सब में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है, एक तार्किक प्रतिबंध लगाया गया है, ताकि देश की एकता, उसकी अखंडता, उसकी सुरक्षा, उसकी संप्रभुता और यहाँ तक कि विदेशी संबंध और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रह पाए। ओवरऑल यही कहना है। स्वतंत्रता का यह मतलब नहीं होता कि आप मतलब स्वच्छंदवादी हो जाए, जो मन तो करे, ये नहीं है, ये नहीं दिया गया है। उसी तरह से आर्टिकल 29 जो है, जिसमें प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज, जो अल्पसंख्यक है उनके जो भाषा है, उनकी जो संस्कृति है, उनके जो रीति रिवाज है, उनके जो मतलब लैंग्वेज है, उनका एक तरह से प्रोटेक्शन करने के लिए आर्टिकल 29 प्रदान किया गया है, जो केवल और केवल भारतीय नागरिकों को मिला है। और उसी के साथ आर्टिकल 30 भी है, राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर, ठीक है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, शैक्षणिक संस्थानों का स्थापना और उसका मैनेजमेंट करने का, जो प्रबंधन करने का जो अधिकार है, वो अल्पसंख्यकों को प्रदान किया गया है आर्टिकल 30 के तहत। ये भी अधिकार केवल और केवल भारतीय नागरिकों को है। तो आपको पता होना चाहिए। और कुछ ऐसी बात है कि जो केवल और केवल भारतीयों को मिलता है, इंडियन सिटीजन्स को मिलता है, जैसे वोट देने का अधिकार हो, इलेक्शन में चुनाव लड़ने का अधिकार हो, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हो, चाहे राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, ठीक है, प्रेसिडेंट हो, वाइस प्रेसिडेंट हो, मिनिस्टर हो, गवर्नर हो, जजेज हो, हाईकोर्ट के जज हो, ओवरऑल इतने जो पद हैं, गेट एनी बेनिफिट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट गिवन ओनली टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, जो विभिन्न प्रकार के जो सुविधाएं मिलती है, चाहे पीडीएस हो, इसी तरह का जो सुविधा मिलता है, वो केवल और केवल सिटीजन्स को मिलता है। ओके, रिगार्डिंग सिटीजन्स ऑफ इंडिया, यू नो अबाउट दैट, कि भारतीय नागरिकता के संदर्भ में कुछ बातें समझ ली इस वीडियो में। द कंडीशन ऑफ द इंडियन सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रोवाइडेड डायरेक्टली द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इटसेल्फ। जो भी बातें नागरिकता के संदर्भ में है, वो पूरी तरह से संविधान में स्पष्ट रूप से जिक्र किए गए हैं। आर्टिकल 5 से 11 में इसका जिक्र है, ठीक है, और ये पूरी तरह से केंद्र सूची में आता है। द सिटीजनशिप ऑफ एक्ट 1955, जो नागरिकता संशोधन, जो नागरिकता कानून है 1955 का, वो वास्तव में बताता है कि आप किस प्रकार से नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं, किस प्रकार से आपकी नागरिकता जा सकती है, कौन लोग भारत के नागरिक होंगे, किस परिस्थिति में भारत के नागरिक आप नहीं होंगे, और कितने तरीकों से आप भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। एवरीथिंग इज मेंशन्ड, ठीक है। और हाल में ही आपको पता होगा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 लाया गया था, जो काफी मतलब एक तरह से सीएए के मुद्दे को लेकर काफी मतलब गर्मा गर्म हो गया था। तो ओवरऑल कह सकते हैं, राइट्स आर द सोशल क्लेम्स विदाउट विच ए मैन कैन नॉट गिव हिज बेस्ट टू द सोसाइटी। तो राइट्स वास्तव में मनुष्य के और भारत के लोगों के या कहे तो सिटीजन्स के ऐसे मतलब एक तरह से दावा है, जिसके बिना वो अपना खुद का संपूर्ण विकास नहीं कर सकते हैं। तो ओवरऑल मैंने सब कुछ समझाया। इस वीडियो में मैंने आपको समझाया कि भारत के कुछ लोगों को नहीं, बल्कि भारत के संपूर्ण लोगों को, और यहाँ तक कि कुछ ऐसे अधिकार जो संपूर्ण प्राणी होने के नाते सबको मिला हुआ है। ओवरऑल यही डिस्कस किया गया है। वॉच दिस वीडियो, अच्छे तरह से देखिए, और मजा आता है तो और इसी तरह का वीडियो मैं लगातार बनाऊंगा। कमेंट में कुछ ना कुछ जरूर लिखिए। थैंक यू।